हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए आज लेके आया हूं करंट अफेयर्स 24 मई की। तो देखिएगा 24 मई की करंट अफेयर्स हम आज पढ़ने वाले हैं। जितने भी 24 मई से करंट अफेयर्स बनेंगी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, सब पे आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले छोटी सी बात मैं आपको हर दिन बताता हूं कि इसके अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इस वीडियो के जितना भी पढ़ाता हूं पूरे पीडीएफ को अगर आपने डाउनलोड करना है तो ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐप है, आप कहीं पर भी जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ में मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से इनका लिंक जो है वो देख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि राष्ट्रमंडल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो यहां से चार प्रश्न आप लोगों के, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि राष्ट्रमंडल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिएगा यहां से 24 मई को, यानी कि आज ही के दिन, आज ही का जो दिन है ये राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 24 मई, आज 24 मई की करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और आज ही का दिन जो है वो राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये तो हमने केवल 24 मई के दिवस के बारे में जान लिया, इसके अलावा भी तो हमारे पास 3 दिवस हैं। इन दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बात करते हैं इनके बारे में। तो चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं 11 मई को। तो जब 11 मई की करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ी थी तो मैंने आपको याद दिलाया था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में 15 मई, तो 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ये 15 मई को मनाया जाता है। बाद में 22 मई को, तो 22 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है। आप लोग याद करिएगा, मैंने आपको 22 मई वाले दिन भी ये सारी चीजें बताई थी। तो ये हर दिन बताता हूं मैं आपको। अब मैं बताता हूं कि 24 मई आज का जो दिन है वो मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में। अब यहां से कितनी जानकारी है देखिएगा, ये उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कि ब्रिटिश शासनकाल के अधीन थे। दूसरी बात ये कि राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो रानी विक्टोरिया जो कि आज ही के दिन, जिनका ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया, उनके जन्म दिवस को अंकित करता है। उनके जन्म दिवस की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि रानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो था 24 मई 1819 में उनका जन्म हुआ था। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि हमने इस प्रश्न के बारे में पढ़ ली है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 2 आता है आपकी स्क्रीन पे कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन अब इसके अध्यक्ष बने। तो देखिएगा यहां से आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अब अध्यक्ष बने हैं। तो देखिएगा यहां से ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र बत्रा, आंसर इसका जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, नरेंद्र बत्रा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र बत्रा जो हैं वे अब अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अब अध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से मिली है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी और भी जानकारियां है, 4 ऑप्शन और भी आप लोगों के पास है, यहां से भी जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि सबसे पहले लिखा है सुशील चंद्रा किस पद पर है। तो वे 24वें, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। कौन, सुशील चंद्रा। और उनकी नियुक्ति जब हुई थी तब भी मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी। उसके बाद दूसरा कौन है कि टीवी सोमनाथन कौन है, भारत देश के वित्त सचिव जो हैं वे हैं टीवी सोमनाथन। उसके बाद में देखिएगा सिद्धार्थ सिंह लोंगजम जो हैं वे कौन है, वे नाडा के महासचिव है। कौन, सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। तो अब इसके बारे में, ये तो हमने ऑप्शन से पढ़ लिया, लेकिन अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि नरेंद्र बत्रा का ये दूसरा कार्यकाल है। कब तक वे इस पद पर बने रहेंगे, तो वे 2021 से लेकर के 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो ये तो थी यहां से जानकारी। अब मैं बात करता हूं आपसे
कि इस पद को प्राप्त करने वाले कि इससे पहले एशिया महाद्वीप का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस पद पर नहीं गया, मतलब कि एकमात्र एशियाई व्यक्ति है जो कि इसके अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगली बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें, देखिएगा नरेंद्र बत्रा जो है ना वे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है, काउंसिल है, उसके समिति के सदस्य भी हैं। तो ये सारी बातें हमने और पढ़ी कि केवल अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष ही नहीं है बल्कि वो 2 पदों पर और भी कार्यरत है। तो ये तो जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद में देखिएगा ये है नरेंद्र बत्रा, अब ये इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे इंटरनेशनल हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जनवरी 1924 में स्थापना हुई थी। दूसरी बात कि मुख्यालय कहां पे है, स्विट्जरलैंड लुसाने में स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगली बात यह है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है वे इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है और इस प्रश्न की सारी जानकारियां पढ़ने के बाद हमारी स्क्रीन पे आता है आज का तीसरा प्रश्न। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि HSBC स्मार्ट सर्व और इंटेलिसाइन ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। तो ये प्रश्न तो आसान सा दिखता है, क्यों, क्योंकि हमें इस प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ नजर आता है। क्यों, देखिएगा HSBC यहां भी क्या है, HSBC मतलब ये कि ये जो मोबाइल ऐप जो लॉन्च करी है, किसने करी है, ये HSBC इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई। तो आसान बातें हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में और जानकारियां कि 4 ऑप्शन तो हमारे पास है। एयर इंडिया की अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, जिसके वर्तमान में CMD अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, राजीव बंसल इसके वर्तमान में CMD है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि डीमार्ट की स्थापना कब हुई थी, 15 मई 2002 में। डीमार्ट की स्थापना 15 मई 2002 में हुई थी। बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन है, राधाकृष्ण दमानी जो हैं वे वर्तमान में डीमार्ट के अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके MD कौन है, MK सुराना, मुकेश कुमार सुराना जो हैं वे अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कौन है, MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये सारी बातें तो हमने ऑप्शन से पढ़ ली है। ऑप्शन से अगर हमने पढ़ ली है इतनी सारी बातें, तो अब प्रश्न के बारे में देख लीजिएगा। देखिएगा कि HSBC इंडिया के द्वारा ये ऐप लॉन्च करी गई है। बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस ऐप को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उन ग्राहकों के लिए शीघ्र, जल्दी से जल्दी, सुरक्षित और निर्बाध ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करना, कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया प्रदान करना किन्हें, ग्राहकों को ज्यादा जल्दी से जल्दी, सुरक्षित और जो कि निर्बाध हो। निर्बाध का मतलब है कि जहां कहीं भी परेशानियां ना आए, जहां बिना समस्याओं के उसको आसानी से प्रदान करी जा सके। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा HSBC इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1853 में। मुख्यालय कहां है, मुंबई महाराष्ट्र। मुख्यालय कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर मैं बात करूं CEO की, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, मतलब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो कौन है, सुरेंद्र रोसा जो हैं वे इसके वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके CEO है। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि हमने इस प्रश्न से मैंने आपको दी है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी जानकारियां अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 की जानकारियों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि प्रश्न नंबर 4 है कि डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम LPS किस बैंक ने शुरू किया है। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने की अब LPS सिस्टम जो है ये अब लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐसा बैंक है, अब ऐसा बैंक है IDBI बैंक जो है, इसके द्वारा अब LPS सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है। क्या है इसके बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करने से पहले थोड़ी जानकारियां और पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे
कि आंध्रा बैंक, क्योंकि ऑप्शन बी पे आंध्रा बैंक लिखा है, आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्रा बैंक की जो स्थापना है वो 28 नवंबर 1923 में हुई थी। वर्तमान में अगर इसके एमडी और सीईओ की बात करी जाए तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसके एमडी और सीईओ है जे पारकीरिजानी। पारकीरिजानी जो है वे इसके अध्यक्ष मतलब एमडी और सीईओ है। साथ साथ में सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। अध्यक्ष कौन है? टी एन मनोहरन जो है वे सिंडिकेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, उसके बाद में ध्यान रखना है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। 23 अप्रैल 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं इसके एमडी और सीईओ की, तो इसके एमडी और सीईओ जो है वे है अब वर्तमान में श्याम श्रीनिवासन जो है वे इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में। देखिएगा, इस प्रश्न की जानकारी ये है कि आईडीबीआई बैंक ने तो शुरू करी है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है यानी कि एमएसएमई जो है, इन सभी उद्योगों को और जो कृषि ग्राहक है उनको बेहतर तकनीक सक्षम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, कि इनको सभी को बेहतर तकनीक प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर इसका उद्देश्य आपने पढ़ लिया है तो एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक आईडीबीआई बैंक के बारे में नहीं पढ़ा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी होती है फुल फॉर्म। बात करते हैं अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? एम आर कुमार। अगला प्रश्न, एमडी सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है आईडीबीआई बैंक के कौन है? एमडी सीईओ है। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। टैगलाइन क्या है? तो इसकी आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। साथ साथ में आखिरी प्रश्न की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1964 में। 1 जुलाई 1964 में इसकी आईडीबीआई बैंक की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। अब इस प्रश्न से जानकारियां मिलते ही आपके सामने 4 प्रश्न की जानकारियां खत्म होते ही 5वां प्रश्न आ जाता। 5वां प्रश्न क्या है? तो देखिएगा कि कोरोना वायरस डिटेक्शन डिप कोविन जो है ये एक किट है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित है। ये किसके द्वारा विकसित करी गई? किसके द्वारा अब कोरोना वायरस डिटेक्शन जो डिप कोविन है वे किसके द्वारा लॉन्च करी गई, किसके द्वारा विकसित करी गई? तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि किसके द्वारा ये करी गई। तो देखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। मतलब आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो ये सारी बातें पढ़ी तो देखिएगा, इस प्रश्न के बारे में देख लीजिएगा कि ये जो एक डिटेक्शन डिप कोविन है, देखिएगा ये डिप कोविन DIPCOVAN डिप कोविन जो है, DIPCOVAN डिप कोविन जो है ये क्या है? ये एक एंटीबॉडी पहचान आधारित किट है। एंटीबॉडी पहचान आधारित किट है। इसके द्वारा क्या होगा कि जो कोरोना वायरस के स्पाइक है या न्यूक्लियोकैप्सिड है उनका पता लगा सकती है। अब ये स्पाइक क्या होते हैं? देखिएगा, आपने कोरोना वायरस ऐसे देखा होगा, आपने कोरोना वायरस ऐसा देखा होगा। अब उस कोरोना वायरस के जो बाहर ऐसे छोटे छोटे से लगे होते हैं वो सारे जो हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे इसके स्पाइक कहलाते हैं। तो ये जो है ये इन स्पाइक का पता लगा सकती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो ये बिल्कुल कोई कार्य नहीं करते, बल्कि ये जो इसके छोटे छोटे ऊपर ये स्पाइक लगे हुए हैं यही हमारे गले में, हमारे फेफड़ों में जाकर के चिपक जाते हैं, जिस प्रकार से कोरोना हम पर हावी हो जाता है। तो इन स्पाइक्स का पता लगाएगा, ये होते हैं स्पाइक्स, ठीक है। तो इनका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं डीआरडीओ क्या है। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं बात करता हूं आपसे, स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो हैं वे डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से दे दी है। अब एक बात और मैं आपसे बताता हूं कि 5 प्रश्न समाप्त होने के बाद हमारा आता है आज का प्रश्न। तो आज का एक अच्छा सा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका प्रश्न है जिसको आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है, कमेंट करके, ठीक है। तो ये तो रहा आज का प्रश्न। अब आज के प्रश्न के बाद मैंने कल भी कुछ प्रश्न पूछा था आपसे। पिछला प्रश्न मैंने पूछा था कि सुंदरलाल बहुगुणा का निधन उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें किस वर्ष दिया गया था? उन्हें वर्ष 2009 में दिया गया था, जिसका जवाब बहुत ही शानदार तरीके से अमित बघेल ने दिया है। अमित बघेल ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब दिया है। उसके बाद में देखिएगा उन्होंने कहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा थे जो गांधी विचारधारा के थे। अब देखिएगा चिपको आंदोलन से उनका संबंध रहा क्योंकि वो वृक्ष मित्र कहे गए हैं। वृक्ष मित्र मतलब कि वृक्षों के साथी कहे गए हैं। वृक्ष काटने पर रोक न लगाने के लिए वो जाने जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये कह करके पद्म भूषण पुरस्कार ठुकरा दिया था कि जब तक पेड़ों की कटाई नहीं रुकेगी, जब तक वो इस पुरस्कार को नहीं लेंगे। बाद में 2009 में उन्हें पद्मश्री नहीं बल्कि पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। ये सारी बातें बताई कि कोविड-19 का उनका इलाज चल रहा था आयुर्वेद संस्थान ऋषिकेश में, जिस दौरान उन्हें क्या हो गया था? कोरोना हो गया था, जिस दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के लिए ये पद्म विभूषण 2009 में दिया गया था, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी, आपको बहुत बहुत बधाई अमित बघेल। जिसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि ऑनलाइन खाता खोलने के लिए ऑनलाइन खाता खोलने के लिए एक हाइपरवर्ज के साथ में किस बैंक ने, कौन से बैंक ने अब साझेदारी करी है? अब ऐसा कौन सा बैंक है जिसने की ये साझेदारी करी है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं। यहां से आपने बताना है कि कौन से बैंक के साथ में समझौता किया गया। तो यहां से आप देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस बैंक ने साझेदारी करी है, ठीक है। अब ये क्या है? पहले 3 बैंकों के बारे में और पढ़ेंगे। देना बैंक, देखिए अब मैं आपके लिए वो सारे ऑप्शंस लेके आने का प्रयास करता हूं जो हमने पिछले 7-8 दिन में 10 दिन में नहीं पढ़े होंगे। देना बैंक हमने नहीं पढ़ा है। स्थापना कब हुई थी? 26 मई 1938 को। इसके सीईओ कौन है? श्री कर्णम शेखर जो है वे इसके सीईओ है। बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 में करी गई थी। इसके एमडी और सीईओ कौन है? पद्मजा चुंद्रू जो है वे इसकी एमडी और सीईओ है। बात करते हैं यूको बैंक के बारे में। स्थापना कब हुई? 6 जनवरी 1943 को। एमडी सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल जो है वे इसके एमडी और सीईओ है। तो ये तो हमने ऑप्शन से जानकारियां पढ़ी, लेकिन अब हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न के बारे में यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये हाइपरवर्ज के साथ में समझौता कर लिया है। इसमें क्या होगा कि 99.5% सटीकता के साथ डिजिटल बैंकिंग सुविधा वो भी लगभग 100% सटीकता के साथ में ग्राहकों को प्रदान की जाएगी। और इस साझेदारी से क्या होगा कि जो ग्राहक होते हैं उन ग्राहकों की जो समस्याएं होती है उनका समाधान ऑनलाइन मोड पर, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन काम ज्यादा होगा, ऑनलाइन मोड पर मात्र 5 मिनट में उनकी सुविधाओं का जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ ली है। अब यहां से जानकारियां पढ़ ली तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? डीके खारा मतलब दिनेश कुमार खारा।
मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई में। मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो ये सारी बातें जो होती वो मैंने आपसे बताई है। उसके बाद आइएगा प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस जो है, ये योजना जो है कौन से राज्य में शुरू करी गई है? ये योजना जो है ये कौन से राज्य में शुरू करी गई है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखिएगा। यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आपने बताना है कि ये जो योजना है ये कौन से राज्य ने शुरू करी है। तो ये जो योजना है ये आपकी महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र द्वारा ही इसे शुरू किया गया है। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया। बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है कि ऑक्सीजन, क्योंकि कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा जो कमी हो रही है वो ऑक्सीजन की हो रही है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति करना ही मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस का मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। अब लेकिन हम केवल इतनी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू करी गई है, तो महाराष्ट्र के बारे में और भी जानकारियां हैं, वे हम सारी की सारी जानकारियां पढ़ेंगे। जैसे कि और भी योजनाएं हैं, जैसे ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के लोगों को आरोग्य स्वस्थ रखने के लिए योजना शुरू करी गई। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना 2021 के जो किसान हैं उनको दोबारा से पुनरुद्धार करने के लिए योजना शुरू करी गई। महाराष्ट्र स्वाधार योजना, उसके बाद में ज्योतिराव फूले कर्ज माफी योजना, जो किसान थे उनके कर्ज माफी के लिए ये योजना शुरू करी गई। उसके बाद महाभूमि अभिलेख योजना। सारी की सारी योजनाएं जो है वो कौन से राज्य की है? सारी की सारी योजनाएं जो है महाराष्ट्र राज्य की है। तो ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाती है, एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहते हैं? देखिएगा, एक पड़ोसी देश से हमने प्रश्न पूछा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया? अब कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया? तो यहां से आप लोगों ने देखना है कि प्रश्न नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 मोईद यूसुफ जो है वे पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वे नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये आसान बात थी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, देखिएगा, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि खुर्रम दस्तगीर खान कौन है? खुर्रम दस्तगीर खान कौन है? पाकिस्तान के कौन है? पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री हैं। बात करता हूं राणा तनवीर हुसैन की, तो पाकिस्तान के रक्षा उत्पाद मंत्री हैं। बात करता हूं ख्वाजा साद रफीक की, तो पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं। ये सारे के सारे जो पद हैं वो सारे के सारे कौन से देश के बताए मैंने? ये सारे के सारे बताए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि प्रश्न वहां से था तो मैंने वहां की जानकारी अभी आपको दी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर हम उनकी बात करें, मोईद यूसुफ की बात करें, तो 2019 दिसंबर 2019 से वे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति योजना में प्रधानमंत्री जो हैं, जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उनके विशेष सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। और उनकी ये नियुक्ति जो है वो भी प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं उन्हीं के द्वारा ये उनकी नियुक्ति जो है ये करी गई है। ठीक है, अब थोड़ी बातें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। देखिएगा, ये है मोईद यूसुफ। पाकिस्तान की राजधानी कहां है? इस्लामाबाद। लेकिन अगर बात करी जाए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य ने सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो शहर है वो है कराची। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राजभाषा कौन सी है? उर्दू, और दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। तो ये 2-3 बातें थी जो कि हमने इसके बारे में पढ़ ली है। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है कि चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी जो है वो कौन बने हैं? अब इसके बारे में बात करते हैं, कौन बने हैं। देखिएगा, 4 ऑप्शन तो मिल गए आपको। अब यहां से आपने बताना है कि अरविंद कुमार जो हैं वे अब इसके वर्तमान में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन के बने हैं। तो ये सारी बातें पढ़ी, लेकिन देखिएगा और भी बहुत सी जानकारी है। मुकेश कुमार सुराना कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कौन है? अध्यक्ष हैं। बात करते हैं श्रीकांत माधव वैद्य कौन है?
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कौन है, अध्यक्ष हैं। बात करते हैं सोमा मंडल कौन है, सेल की कौन है, चेयरपर्सन है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी चेयरपर्सन कौन है, सोमा मंडल है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो ऑप्शन से होती रहेंगी। उसके बाद में बात करते हैं कि नियुक्ति किसके द्वारा करी गई, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है। बात कर लेते हैं कि वर्तमान में किस पद पर थे, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसके कार्यकारी निदेशक के तौर पर वो कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब इंडियन ऑयल चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन का क्या बना दिया गया है, एमडी बना दिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे, देखिएगा ये है सीपीसीएल, मतलब चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये तो सारी बातें हुई। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत के जो सबसे बड़े रिफाइनरी हैं उनमें से एक है ये। रिफाइनरी की क्षमता कितनी है, 10.5 मिलियन टन, 10.5 मिलियन टन जो है वो इसकी क्षमता है। बात कर लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी, तो 18 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं वे इसके वर्तमान में कौन है, चेयरपर्सन है। ठीक है, उसके बाद में आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। आज का आखिरी प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पे, तो ये है कि फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक्स 2021 एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जो कि पूरी तरह से आभासी तौर पर शुरू किया गया। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, कौन ऐसे व्यक्ति है जिसने कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इसमें, तो यहां से ध्यान रखिएगा कि वी मुरलीधरन, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वी मुरलीधर इसका आंसर रहेगा। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। आपको पता है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें वी मुरलीधरन की, तो विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। विदेश राज्य मंत्री कौन है, वे है वी मुरलीधरन। और विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर जो है, एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जो है वे देश के विदेश मंत्री हैं। उसके बाद में बात करते हैं आयोजन कब हुआ था, तो 18 मई को इसका आयोजन किया गया। मेजबानी कहां पे करी गई, तो दो प्रश्न आते हैं, अगर शहर का नाम आए तो पेरिस, और अगर आपसे देश का नाम पूछा जाए तो फ्रांस का बताना है। उद्देश्य क्या है कि जो कोरोना वायरस से जो प्रभावित अफ्रीकी देश है, उन अफ्रीकी देशों में दोबारा से पटरी पे कैसा लाया जाए, मतलब कि दोबारा से उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इसी बात के समाधान के लिए ही ये जो बैठक थी, ये जो शिखर सम्मेलन था, ये आयोजित किया गया था। ठीक है, ये थी थोड़ी सी जानकारी आज की वीडियो की। तो उम्मीद है इस प्रकार से आज की वीडियो समाप्त होती है। आज के हमने आपको 10 प्रश्न बता दिए हैं। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि हम सभी मिलकर के ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। पीडीएफ के लिए मैं आपको डेली बताता हूं कि पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन से, जहां से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।